वेलकम टू तरुण आईएएस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज हम बात करेंगे 19 सितंबर 2022 की समसामयिक घटनाओं के बारे में, जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। ये हमारे प्रारंभिक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। साथ साथ में आप मुख्य परीक्षा में इसे आप कोट भी कर सकते हैं। पहला न्यूज है आपका चीन से संबंधित। चीन से संबंधित है। सबसे प्रथम अगर न्यूज की बात करें तो चीन ने यूएनएसी जिसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, उसमें लश्कर ये ताइबा कमांडर साजिद मीर के लिस्टिंग पर रोक लगा दी। ये द हिंदू का न्यूज है और इसमें ये भारत के हितों के विकसित और विकासशील देशों से सहित मुद्दों पर हम बात कर सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। समाचार के तहत ये कहा गया है कि चीन ने 3 महीने में तीसरी बार ऐसा हुआ है कि वो पाकिस्तान से जो पाकिस्तान की स्थिति में लश्कर ताइबा एक नामक एक आतंकवादी ग्रुप है। उस आतंकवादी ग्रुप के कमांडर हैं साजिद मीर। तो साजिद मीर को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 सूची में डालने की भारत और अमेरिका के संयुक्त प्रयासों को रोक दिया है। अर्थात चीन जो है ये इसके खिलाफ अपोज किया और साथ साथ में ये जो हमारे आतंकवादी ग्रुप के जो सरगना और हेड है मीर, उस मीर को इस लिस्ट में डालने 1267 एक लिस्ट आतंकवादी ग्रुप का एक लिस्ट है जिसके खिलाफ जो है दुनिया में ये फैलाया जाता है कि ये आतंकवादी ग्रुप है। अब मैं आपको बता दूं कि भारत और अमेरिका के जो संयुक्त प्रयास रहे हैं इसको ग्रुप इसमें 1267 के सूची में डालने का, इसके पीछे कारण है ये जो व्यक्ति है आपका जो टेररिस्ट है ये आपका, इसने 26/11 के मुंबई आतंकी हमले में उसने कसाब का नाम आपने सुना होगा, अजमल कसाब को तैयार किया था। मुंबई के आतंकी हमले के साथ साथ अमेरिका और डेनमार्क में भी हम लोग के लिए ये काफी जिम्मेवार है। साथ साथ में तो इसको लेकर जो है आपका भारत और अमेरिका दोनों जो यूएनएसए में इसको डालने की बात कर रहा था। हालांकि अमेरिका सरकार ने इसको $5 मिलियन इस पर रखा है कि भाई इसे पकड़कर जो लाएगा उसको $5 मिलियन देगा इसको, है ना। साथ साथ में अजमल कसाब को डायरेक्ट करने वाला यही व्यक्ति था। और ये कब ऐसा हुआ कि समरकंद, जो कि आप सभी को पता है कि हाल ही में एसीओ का बैठक समरकंद में हुआ था और उसी समरकंद के दौरान जो है चीन का विरोधी रुख यहां पर था। चीन ने कहा था समरकंद में एसीओ बैठक के दौरान में, वहां के राष्ट्रपति जो जिनपिंग है उन्होंने कहा था कि हम आतंकवादी के खिलाफ जो है आवाज उठाएंगे। उसने कहा था कि एसीओ बैठक के दौरान में कि समूह सदस्यों द्वारा आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई की आवश्यकता के बारे में बात की उसने ऐसा। लेकिन जब यही आतंकवादी को अगर हम बात किया जाए कि मुंबई आतंकी हमले के ये सरगना को मीर को अगर ये 1267 के सूची में डालने की बात आई तो चाइना जो है चीन जो है इसके खिलाफ आ गया। तो ये डबल स्टैंडर्ड वाली बातें जो अक्सर पूछने को आती है। अब आपका प्रीलिम्स में ये सवाल बन सकता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है, शंघाई सहयोग संगठन क्या है, जो कि हम लोगों ने काफी इसके बारे में पढ़ा। शंघाई सहयोग संगठन जिसमें 8 सदस्य हैं, भारत, पाकिस्तान, चाइना ये इसके अंदर इसके सदस्य हैं, रसिया सदस्य है। ये प्रमुखता रूप से इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी काफी पढ़ चुके हैं। तो ये तो एक प्रथम न्यूज हुआ। दूसरा जो है अगले सप्ताह आप सभी को पता होगा कि एक सबसे प्रमुख न्यूज द हिंदू का है और हिंदू में कहा गया है कि अगले सप्ताह में से अनुसूचित जो जनजाति के लिए 10% कोटा है ना की बात की गई है। तो इसमें कहा गया है कि ये न्यूज ये अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। समाचार के तहत ये कहा गया कि चाहे केंद्र इसकी हमें अनुमति दे या ना दे, चाहे केंद्र हमें इसकी अनुमति या मंजूरी दे या ना दे, लेकिन तेलंगाना सरकार जो है अगले सप्ताह से राज्य के जितने भी अनुसूचित जनजाति लोग हैं उन सभी अनुसूचित जनजाति के लिए 10% आरक्षण लागू करना शुरू कर देगी।
ये स्टेटमेंट राज्य सरकार ने कहा कि भाई आपको कई सालों से अक्सर हमने ये कहा कि आप इनके लिए अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का मुद्दा है और उस मुद्दे के तहत आप इसको कोटा को बढ़ाने की बात की जा रही थी। पहले जो 6% से बढ़ाकर 10% करने की बात की गई थी। पृष्ठभूमि को अगर देखें तो राज्य विधानसभा ने 7 साल पहले तेलंगाना में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर वो कितना करना चाहता था, 10%, लेकिन केंद्र सरकार इसकी अनुमति नहीं दे रही थी। तो राज्य सरकार ने कहा कि आप केंद्र सरकार अनुमति दे या नहीं दे, हम अपनी तरीके से अपने राज्य के अनुसूचित जनजातियों को, है ना, हम 10% जो ईडब्ल्यूएस का कोटा हम देंगे, मतलब कहने का मतलब 10% कोटा देंगे, नॉट ईडब्ल्यूएस, 10%। ईडब्ल्यूएस से डायरेक्ट आता है, कोटा की बात आती है, तो 10% कोटा की बात इन्होंने कहा। और इसी आरक्षण के तहत दो वहां के सबसे प्रमुख जो अगर उनकी जो स्कीम है, दलित बंधु योजना और गिरिजन बंधु योजना। दलित बंधु योजना और गिरिजन बंधु योजना की अगर बात करें तो यहां पर गिरिजन बंधु योजना जो है दलित बंधु योजना के तर्ज पर ही गिरिजन बंधु योजना को भी लागू किया जाएगा। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न बन सकता है कि गिरिजन दलित बंधु योजना और गिरिजन बंधु योजना जो है ये तेलंगाना में, तो दलित बंधु योजना के ही तर्ज पर क्या है, गिरिजन बंधु योजना। और गिरी का मतलब क्या होता है, पर्वत, है ना, तो गिरिजन मतलब पर्वत के आसपास रहने वाले लोग, जन गिरिजन कहलाता है। तो दलित बंधु की योजना के आधार पर लागू होगा और कहा गया कि जिन अनुसूचित जनजाति के पास कोई भूमि नहीं है ना, कोई आजीविका गतिविधि नहीं है, उन्हें प्रत्येक को 10 लाख रुपया दिया जाएगा ताकि अपनी आजीविका को जनरेट करे, ताकि अब उपार्जन करे अपना, या जमीन के खरीदे या जो भी करे, 10 लाख। हालांकि आदिवासी समुदाय के पोडू भूमि के पट्टे देने का पूरा होने के बाद इसे लिया जाएगा, ये बात ऐसा कहा गया। तो याद रखिएगा, गिरिजन बंधु योजना और दलित बंधु योजना, ये दो प्रमुख आपके एग्जाम के लिए आ सकते हैं। ये तेलंगाना में है, जो कि तेलंगाना सरकार भूमिहीन इन बंधुओं को 10 लाख रुपया मुहैया करवाएगा, ये बात कही गई है। अब एक सवाल उत्पन्न होता है कि क्या आप इससे प्रश्न बन सकता है कि क्या राज्य सरकार ऐसा कर सकती है कि भाई केंद्र सरकार तो इसकी अनुमति नहीं दे रही, इसके बावजूद भी आरक्षण को बढ़ा सकती है। इस पर मुद्दा और चर्चा करने की बात है, जो आगे देखते हैं, हम लोग चर्चा करेंगे इस चीजों पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न है यहां पर, एक नई रूपरेखा के आधार पर आप देख सकते हैं कि जयशंकर, हमारे जयशंकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं, विदेश मंत्रालय उनके अंदर में है। तो जयशंकर की ब्लिंकन के साथ वार्ता हुई, द हिंदू का है ये। ब्रिक्स के बैठक में भाग लेने वाले जयशंकर आज अमेरिका के लिए रवाना होंगे। इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज है। हमारा द्विपक्षीय समझौता और आपके क्षेत्रीय समझौता से संबंधित जो है समसामयिक घटना का ये प्रश्न बन सकता है आपका हमारा प्रसंग में। तो समाचार के तहत क्या कहा गया, समाचार के तहत कहा गया कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर, है ना, वो ब्रिक्स देशों के और कांड देशों के विदेश मंत्रियों के बैठकों में भाग लेने और इस वर्ष नई दिल्ली में प्रतिनिधि के रूप में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भाग लेने के लिए अमेरिका जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, आप सभी इसके बारे में आप जानते होंगे अगर सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है क्या है ना। अब ये इसकी बात अगर किया जाए तो यहां पर बैठक में ऐसा क्या है, तो बैठक में कहा गया कि विदेश मंत्री G4 देश, G4 कभी अगर प्रश्न पूछे आपके एग्जाम में कि G4 देश किसे कहा जाता है, तो आप यहां पर कह सकते हैं कि भाई इसमें जर्मनी है, जापान है, ब्राजील है। इन विदेश मंत्रियों आपस में मुलाकात करेंगे। तो G4 देश जो है आपका विदेश मंत्री मुलाकात करेंगे और यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली, एक्चुअली G4 देश बनाया गया है इसमें ताकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में परमानेंट मेंबर के तौर पर आपका कि अस्थाई सदस्य बनने की मांग की रही है। आप सभी को पता है कि अभी 5 देश ऐसे हैं जिनको अस्थाई सदस्य मिला है, जिसमें आप अमेरिका हुआ, रसिया हुआ, ये आपका चाइना हुआ, है ना, ये ब्रिटेन हुआ। ये 5 देश ऐसे हैं जिनको अस्थाई सदस्य मिला है। लेकिन ये 4 देश अलग से, जैसे जर्मनी, जापान, ब्राजील, भारत जो है अस्थाई सदस्य की सीट प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये आपस में एक दूसरे को सहमति प्रदान करते हैं। यहां तक कि ये भी कहा गया
कि जो बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करने के लिए और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को व्यापक सुधार प्राप्त करने के लिए L69 समूह की उच्च स्तरीय बैठक होगी। L69 की बात करेंगे, 69 देश इसके अंदर में आपस में उच्च स्तरीय बैठक होगा और बैठक में इन सभी मुद्दों पर बात किया जाएगा कि आखिर परमानेंट सदस्य, जो अस्थायी सदस्य को क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता है। अस्थायी सदस्य 10 है, अस्थायी सदस्य 5 है, तो इसकी सदस्यता को क्यों एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है ना। इस चीज पर चर्चा होगी, जैसे कि एशिया हुआ, अफ्रीका हुआ, लैटिन अमेरिका हुआ, कैरिबियन, छोटे द्वीप, विकासशील राज्य के विकासशील देश मिलकर इस L69 एक समूह पर वार्तालाप करेंगे, बातें करेंगे, वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक कार्यक्रम इंडिया @75 कार्रवाई में भारत संयुक्त राष्ट्र की भागीदारी को भी प्रदर्शित करना चाहता है, जो देश की विशेषताओं को उजागर करेगा और संबोधित करेगा और इस माध्यम से कहेगा कि आखिर क्यों भारत को क्यों नहीं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सदस्य, अस्थायी सदस्य होना चाहिए। ऐसा भारत में क्या कमी है और बाकी अन्य देश जो इसके अस्थायी सदस्य हैं उन्हीं को ही इस पद पर स्थापित रहने का अधिकार क्यों मिलना चाहिए, अन्य देशों को क्यों नहीं मिलना चाहिए। इस चीज पर वार्ता होगी और इसका एक प्रदर्शन होगा। तो इसके माध्यम से ये बातें कही गई है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे का प्रमुख जो समाचार इस पर भी देखते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चीजों पर आगे समझते हैं। यहां पर एक सबसे प्रमुख है आपका, जिसका नाम है, देखिएगा कि संकट रोधी न्याय वितरण। ये जो समाचार है, संकट रोधी न्याय वितरण हेतु आप इसकी बात करें, डिजिटलीकरण की बात किया जा रहा है। हमारे जो जस्टिस चंद्रचूड़ हैं वो इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज है और इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने हाल ही में ये कहा कि अदालतों के डिजिटलीकरण से हमारी जो न्याय वितरण की प्रणाली है, वो न्याय वितरण की प्रणाली को संकट से बचने में काफी मदद मिल सकता है और ये सुनिश्चित होगा कि ये खुला है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें कहीं ना कहीं संकट रोधी न्याय वितरण के लिए हमारे कोर्ट में भी, न्यायालय में भी डिजिटलीकरण करना चाहिए, डिजिटलाइजेशन करना चाहिए। इसके प्रति अगर बात की गई, न्यायाधीश अदालतों का कागज रहित बनाने के लिए भी चल रहे प्रयासों को ध्यान रहेगा। इससे क्या होगा कर न्यायालय में जो कागज, जिस प्रकार से कागज का प्रयोग होता है, वो कागज के प्रयोग कम हो जाएंगे। अगर कागज के प्रयोग कम होगा तो जंगल की कटाई कम होगी, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण के रूपरेखा या पर्यावरण के मद्देनजर रखते हुए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है और इसे कहा जाएगा ग्रीन बेंच कहा जाए। क्या कहा जाएगा? ग्रीन बेंच। ग्रीन बेंच का मतलब यहां पर होगा, इस बेंच का मतलब यह होगा कि पर्यावरणीय मामले की सुनवाई करना नहीं। ग्रीन बेंच का मतलब ये नहीं कि पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर बात करना। ग्रीन बेंच का मतलब यहां पर होगा सिंपल सा कि बल्कि यह एक ऐसी बेंच है जिसका उद्देश्य शून्य भौतिक फाइलिंग के साथ कार्रवाई होगी। अर्थात इसमें जो है सिंपल सी आपको 100% डिजिटल होगा। मतलब सिंपल सी कहा जा सकता है कि इसमें कागज का प्रयोग नहीं होगा। कागज रहित अदालतों का बहुत सारे लाभ है। अगर हम लाभ की चर्चा करें तो इसमें आपके बहुत सारे, जैसे कि याचिकाकर्ता के लिए अधिक लागत प्रभावी हो सकता है। कागज, स्टाम्प, ये सब तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। इससे बेहतर होगा कि डिजिटली याचिकाकर्ता, आपका पिटीशन डालने वाला व्यक्ति जो है, अब केस के फाइल को प्रिंट करने के लिए खर्च नहीं उठाने की जरूरत है। वकीलों की कीमती समय बचेगा, अदालतों के कार्यालय के मूल्यवान स्थान भी बचेंगे। तो इससे माध्यम से ग्रीन बेंच हमारे न्यायालय के लिए, न्यायाधीशों के लिए और इन सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इसीलिए संकट रोधी न्याय वितरण हेतु डिजिटलाइजेशन होना न्यायालय में ये बहुत ही आवश्यक है। ऐसा हमारे भारत के, हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश चंद्रचूड़ का कहना है। तो ये आज का सबसे प्रमुख खबर था जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। मिलते हैं दूसरे वीडियो में इसी प्रकार के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज के साथ, ताकि आपका एग्जाम की तैयारी और भी बेहतर हो। तो चलते हैं, धन्यवाद। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में।